हाय एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ चैट विद नितेश। इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ एपिक टेल्स शेयर करने वाला हूं और आज हमारे साथ हैं पार्थ शर्मा। एम्स ऑल इंडिया रैंक सेकंड, एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं और यार वो हमारे साथ शेयर करेंगे उनकी पूरी जर्नी कि जब वो प्रिपेयर कर रहे थे तो उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैसे हैंडल करे, नीट और बोर्ड्स की एक साथ प्रिपरेशन कैसे करी। आप लोगों के लिए टिप्स रहेंगी जो अभी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वो 11th में है, 12th में है, ड्रॉप कर लिया है, उनके लिए क्या टिप्स रहेंगी, उनकी कॉलेज जर्नी कैसी रही एम्स दिल्ली में एंड उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठो और आप लोग नोट करते जाना जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगते जाए। और यार मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ऑलराइट, सो एंजॉय द शो। सो हाय एवरीवन, हेलो पार्थ, क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया हूँ नितिश। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आज हमारे साथ पार्थ हैं। पार्थ अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस बताने वाले हैं और आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लर्निंग सेशन होने वाला है ये आपके लिए। ऑलराइट, तो एक बार पार्थ यार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे ऑडियंस को थोड़ा आपके बारे में पता चले। My name is Parth Sharma. I achieved AIR 2 in AIMS PMT in 2015 and AIR 41 in NEET UG 2015. And I've cleared several examinations as well. And currently, I am doing my internship in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू पार्थ, थैंक यू। तो काफ़ी बढ़िया सेशन होने वाला है ये। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपकी जब आप 11th 12th में प्रिपेयर कर रहे थे तो एक आपका माइंडसेट कैसा था, इसके बारे में पहले बात करते हैं क्योंकि आई फील माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यार आपको अपना एक ड्रीम कॉलेज, हम्म। एम्स, मौलाना आज़ाद, ऐसे टॉप कॉलेजेस चाहिए तो स्टूडेंट का माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका माइंडसेट कैसा था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? स्टार्टिंग में डेफिनेटली यही था कि दिल्ली के कॉलेजेस चाहिए बिकॉज एवरीवन नोज दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस एंड यहाँ पे जो भी है एजुकेशन वगैरह इट्स द बेस्ट इन इंडिया व्हाट अ स्टूडेंट कैन गेट। एंड मोटिवेशन के लिए मतलब काफ़ी टीचर्स वगैरह ने भी काफ़ी मोटिवेट किया। बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता था कि ज़्यादा प्रेशर ना ले लूँ कि अच्छे कॉलेज जाना है, इस कारण प्रेशर ना है। बट स्टिल एम्स जाने का वो जुनून, वो मतलब that what gives you somewhat the motive to do the hard work because it's 2 years। वो राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 महीने की तैयारी है, तो 2 साल के लिए एक मोटिवेशन बिगनिंग से ही काफी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ, आपने अपनी, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स कैसे बैलेंस कर रहे थे? जैसे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। तो जनरली क्या होता है, बच्चे को बायो बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो ज़्यादातर टाइम हम्म। उसे ही पढ़ता रहता है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री को निग्लेक्ट कर देता है। तो आपने इन तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस कैसे किया था? मेरे पास PCBM थे। आई अच्छा। हैड मैथ्स विद PCB, सो राइट। इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। डेडली। मतलब आई वुड सजेस्ट कि इफ यू कैन अवॉइड इट, you can avoid other subject you can take like physical education। बट मैंने वही मतलब मेरे सीनियर्स को देखते हुए PCBM लिया था। एंड मैथ्स हेल्प मी इन फिजिक्स एंड वाइस वर्सा, फिजिक्स हेल्प मी इन मैथ्स। राइट। एंड जो बैलेंसिंग का है वो ऐसा है कि यस, बायो इज मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि बच्चे को डॉक्टर बनना है, उसे बायो पसंद थी, इसलिए उसने ली है ट्रू 11th ट्रू। में। बट फिजिक्स एंड लाइक फिजिकल केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है, द न्यूमेरिकल्स काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं। तो 11th क्लास तो वैसे ही हो जाती है, उसमें इतना कोई इशू नहीं आता। एंड इनफैक्ट 12th में भी फिजिक्स मतलब थोड़ा वो थियोरेटिकल हो जाता है, इट गेट्स बोरिंग, बट स्टिल आई लाइक न्यूमेरिकल्स वेरी मच। तो राइट। वैसे उसे बैलेंस किया था। एंड वन सजेशन विच माई फिजिक्स टीचर गेव मी कि हमें ऐसा करना है कि बायोलॉजी में है दो सब्जेक्ट, इट्स बॉटनी एंड जूलॉजी। राइट। एंड सो इट्स बेटर इफ यू कंबाइन बॉटनी विथ फिजिक्स एंड जूलॉजी विथ केमिस्ट्री, so you will not get bored with either physics or chemistry, and you will be able to do all of the four subjects in 2 or 3 days also।
राइट, जैसे अगर एक दिन आप एक कॉम्बिनेशन उठा लो, आइदर केमिस्ट्री हाँ उसके साथ जोलॉजी उठा ली या फिर फिजिक्स के हाँ साथ हाँ बॉटनी उठा ली, एक दिन में आप दो दो सब्जेक्ट्स ले लिए, वेरी इट्स गुड, द सही। बेस्ट अप्रोच। मतलब फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी हो गए, बायो में थ्योरी भी हो थ्योरी गई, हो गई। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं। एंड इससे व्हाट आई हैव सीन, इससे कवर योर पोर्शन गेट्स कवर इजीली। ओके, ओके, ठीक है। आ, तो अच्छा ठीक है, तीन सब्जेक्ट्स है हमारे, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। तो अगर हम देखें तो बायो बच्चा कर लेता है, बॉटनी कर लेता है, जोलॉजी कर लेता है, केमिस्ट्री भी हम्म वो जैसे तैसे करके उससे हो ही जाती है। लेकिन हम्म स्पेशली फिजिक्स को, जो हमारे नीट का बच्चा होता है, बायो का बच्चा होता है, उसको फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बायो में 340 350 स्कोर कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी 150 प्लस ला रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में 60 मार्क्स, 70 मार्क्स आउट ऑफ 180। तो उनके लिए क्या टिप रहेगी कि फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स को कैसे टैकल किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल वही आपको आइडेंटिफाई करना है वेयर द प्रॉब्लम लाइज। इफ इट्स जो हमारी मैकेनिक्स में रहते हैं, तो बेस्ट थिंग इज you are a NEET aspirant, so you have to do as much as questions you can do. You don't have to dive in the depths of the question and all. It's just how many questions you can cover, because you have merely 1 minute to solve a question. राइट। So I would suggest pick up a bulky book. Malab, like I had done I done OP Agarwal, I think. I don't remember. But recently I have heard that book USS, it's राइट। very good. And all these books are various books are available. It's up to the student. राइट। Almost every book provides you questions you need for cracking the exam. So my advice is practice as much as question you can. एंड एक बुक पकड़ लें एंड उसको पूरा सॉल्व करें, जगल नहीं करें पूरा, कि राइट, यस। नहीं नहीं, and even you can mark the questions, like you can highlight the questions which you want to repeat the next time. राइट। जो आप अपने रिवीजन के टाइम एक बार देखना चाहते हो, या जस्ट कि ये वाले का मतलब कुछ अलग इसमें था, कंसेप्ट कुछ अलग था, उसको मार्क कर लीजिए, तो वो आपका दोबारा जिससे आप रिवीजन के टाइम कर सकें। क्विक रिवीजन हो हाँ सकेगा उससे। राइट, हाँ राइट। हाँ हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब एक जो ट्वेल्थ में स्टूडेंट होता है उसकी एक मेजर इशू ये रहता है कि वो कंपिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर करे, बोर्ड्स का प्रिपेयर करे, क्योंकि अभी ऐसा टाइम आ चुका है, लाइक फरवरी चल रहा है, मई में इनके बोर्ड्स हैं। तो इन दोनों को कैसे बैलेंस किया था आपने, बोर्ड्स को भी एज वेल एज अपने जो आपके कंपिटिटिव एग्जाम है? ये काफी ट्रिकी पार्ट रहता है, मतलब ट्वेल्थ ऑन गोइंग के लिए थोड़ा, मतलब इस कारण भी स्ट्रेस आ जाता है। बट हमें इसमें ज्यादा मतलब स्टूडेंट को ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना कि अलग अलग चीजें हैं। आप बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको पढ़नी ही है। इट विल कवर जो आपका नीट के टॉपिक्स हैं वो भी डेफिनेटली कवर होंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनसीईआरटी को लाइटली ले जाते हैं कि एनसीईआरटी है, थ्योरी है, मुझे क्या करना है, मैं तो अपने जहाँ भी कोचिंग जा रहा हूँ वो। बट एनसीईआरटी इज वेरी वेल रिटन। तो आप उसे एज अ प्लस पॉइंट मानिए कि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ूंगा, तो एनसीईआरटी मेरे को नीट के लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी पड़ेगी। एंड एनीवेज आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अगर ठीक जा रही है, तो बोर्ड्स इज नॉट अ बिग हर्डल। राइट। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट कुछ स्टूडेंट्स को रहता है कि वो थोड़ा इशू रहता है। एंड इंग्लिश तो थोड़ा है ही राइट। वो तो सबके लिए परेशानी सबके। की बात है। तो राइट, तो आप जैसे आप बता रहे हैं एनसीईआरटी वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, राइट, बायो के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, लाइक एनसीईआरटी इज मस्ट। for bio, it's like the Bible or Bhagavad Gita. You have to read every line. You राइट। have to memorize. Even if you can memorize, you have to. मतलब तुम्हें लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना होना चाहिए एक स्टूडेंट को। फिजिक्स एंड स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, वो इट्स वेरी वेल रिटन। ट्रू। एंड आई हैव डन लाइक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो बच्चे करते हैं। सो मैंने, मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को ऐसा लगता था कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर नहीं करती हो। करेक्ट, तो करेक्ट, एनसीईआरटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए स्टूडेंट्स को, जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं। राइट। एंड अभी जब से एनटीए पेपर बनाने लगा है तो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। मतलब मी माई सेल्फ बीइंग अ केमिस्ट्री हम्म टीचर, तो
मतलब पूरा पेपर आप एनसीईआरटी से कर सके हो, फिजिकल केमिस्ट्री भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। इनऑर्गेनिक तो ऑब्वियसली आपको एनसीईआरटी उसको बहुत डिटेल में पढ़ना ही है। इवन अब तो फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो मतलब एनसीईआरटी तो बच्चे को करना ही करना चाहिए। हाँ, वो वैसे भी जो कंसेप्ट्स हैं वो शायद बच्चों को समझ नहीं आते, या जो भी है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, इरिटेटिंग भी लगता है, बिकॉज यू डोंट गेट टू सॉल्व मच एमसीक्यूज। राइट। बट आप अपने स्कूल पेपर उसे एज अ प्लस पॉइंट मानिए कि आई डू एनसीईआरटी अलॉन्ग विथ माई स्कूल पेपर्स, तो आपके स्कूल का बोर्ड भी निकल जाएंगे, एनसीईआरटी फॉर नीट भी हो जाएगी। राइट राइट राइट। तो आप आपने कौन सी बुक्स फॉलो करी थी? लाइक एनसीईआरटी तो फॉलो करी ही थी, आपने अपने टाइम पे कौन सी बुक्स फॉलो करी थी? कुछ आपको याद है ऐसा कुछ? हाँ, डेफिनेटली, लाइक जैसे अभी द बुक्स विच आई फॉलोड मेरे को ऐसा लगता है शायद डिसकंटिन्यू हो गई, बिकॉज उनका ऐसे नीट सेक्शन एंड आईआईटी सेक्शन अलग अलग हो गया था। बिकॉज मेरे को थोड़ा एआई ट्रिपल ई जो आपके टाइम पे होता था राइट राइट उसके राइट क्वेश्चंस भी करने रहते थे, बिकॉज उसके क्वेश्चन थोड़े से टफर होते थे, बट दे वर बेस्ड ऑन द सेम लाइंस लाइक प्रीवियस नीट पेपर वाज बेस्ड। राइट सो एक यूएसएस करके बुक आती है विच आई सजेस्ट माई जूनियर्स। उसमें मतलब काफी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो काफी अच्छी हैं। आपको जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब भी हैं, उनके थोड़े खुद के भी रहते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो डेफिनेटली करना है। बायो के लिए इट्स अप टू यू, अगर स्टूडेंट के पास टाइम रहता है, इज ही इफ ही इज एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंटली टाइम मैनेज हो रहा है तो करें। बट अगर थोड़ा लैग लग रहा है तो बायो थोड़ा रह भी सकता है, वो जो आपके इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स हैं उनसे कवर हो जाती है, नोट से एनसीईआरटी से यू कैन इजीली कवर इट। बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज मोर ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट्स। ट्रू ट्रू। न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है, तो उसके लिए तो आपको एक बुक करनी ही हम्म। चाहिए। राइट 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 राइट। हाँ ग्रेट। हाँ हाँ। तो आई होप यार ये सारी इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों को। तो अब यार थोड़ा सा आपकी कॉलेज लाइफ पे आते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट की कॉलेज लाइफ कैसी रहती है। जैसे यार जब फर्स्ट फर्स्ट हम लोग आते हैं, फर्स्ट ईयर का बच्चा रहता है, तो जूनियर हम्म। सीनियर इंटरेक्शन कैसा रहता है? जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसा रहता था कि फ्रेशर्स होती है। अब फ्रेशर क्या होती है आपको तो पता होगा, जो हमारे ऑडियंस है उनको बता देता हूँ कि जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स रहते हैं वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एक तरीके से पार्टी देते हैं, है ना? कहीं पे ले जाएंगे, डांस होगा और वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। तो आ, हम लोगों के लिए क्या होता था, जैसे हर किसी एक सीनियर के पास एक पास रहता था, वो एक ही जूनियर को दे सकता है। अब ना जूनियर हैज टू अर्न इट, कि वहां पे जाएगा, सीनियर को अप्रोच करेगा। अब सीनियर उससे डांस भी करवा सकता है, गाने गवा रहा है उस पास के लिए। तो ऐसा रहता था जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन। तो मेडिकल स्टूडेंट्स का कैसा रहता है, मेडिकल कॉलेजेस में कैसा रहता है? यहाँ पे ऐसा रहता है बिकॉज हमारा बैच काफी कंसाइज था। वी आर लाइक 72 ऑफ अस, और सीनियर्स भी उतने ही थे। सो हम हमारा ऐसा होता था कि वी आर सपोज टू नो फ्रॉम सेकेंड ईयर टिल इंटर्न, मतलब हर एक सीनियर के बारे में थोड़ा जानना रहता था। एंड ये प्लस पॉइंट बोलूंगा एम्स का, कि काफी हेल्दी इंटरेक्शन था सीनियर्स के साथ। एंड मेडिकल में बिकॉज यू हैव टू बी हेयर फॉर 5.5 years का राइट। छोटा ड्यूरेशन नहीं है। सो सीनियर्स हेल्प अ लॉट, एंड उनका मतलब वही पढ़ाना वगैरह, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो भी काफी रहता है। तो जो आपका शुरू का पीरियड रहता है उसमें इंटरेक्शन मेडिकल में होता है थोड़ा। आई वुडंट से कि बहुत ऐसा है, इंटरेक्शन होता है और होना भी चाहिए, जिससे थोड़ा जूनियर्स भी ओपन अप होए, स्कूल से आते हैं थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं 11th 12th में पढ़ते पढ़ते, तो यहाँ पे ओपन अप होते हैं। काफी सारे हॉबीज वगैरह भी सीनियर्स को देख के कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो वो भी परस्यू करते हैं। एंड काफी इंटरेक्शन तो है, बट उसके बाद फ्रेशर्स काफी अच्छी होती है, और काफी मतलब प्लस पॉइंट हैं, एंड इंटरेक्शन अच्छी होती है। एंड यहाँ पे वही जैसा आपको है इंजीनियरिंग में, वैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट गार्जियन दिया जाता है। वो आपका मतलब इमीडिएट सीनियर ही होता है। एंड वो सब आपका मतलब फॉर 6 months, बिकॉज आप बिल्कुल न्यू हो, सो ही विल बी गाइडिंग यू रिगार्डिंग स्टडीज
एंड लाइफ इन एम्स, मतलब सब चीज के लिए वो थोड़ा गाइड करता है। तो ये गार्जियन आप कॉलेज की तरफ से रहता है या फिर ये कल्चर है एक कॉलेज का कि स्टूडेंट्स ने ही ऐसा बना रखा है? हाँ, ये जो हमारी वो होती है स्टूडेंट्स यूनियन है, मतलब ये ट्रेडिशन तो बहुत पुराना है। हम्म। क्योंकि ये सही भी रहता है कि एक कोई स्टूडेंट को भी जो बिल्कुल फ्रेशर है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन मिल गया उसे अप्रोच करने के लिए, कोई इशू आ गया, बिकॉज 6 मंथ्स तक तो आप बिल्कुल न्यू हो, आपको ना इंस्टीट्यूट का पता है, आपको पता भी नहीं कोई हॉस्टल कोई रूम किधर है। तो वो काफी अच्छा ट्रेडिशन है यहाँ का। तो वो एक स्टूडेंट गार्जियन मिल जाता है, वो आपको अच्छे से गाइड करता है। एंड ये स्पेसिफिकली एम्स में ही है या फिर जनरली मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा रहता ही है? आई थिंक ये जो एम्स में ही है। राइट राइट राइट, नहीं नहीं, काफी काफी अच्छा एंड ट्रेडिशन है। यस यस। एंड हम हमारे सीनियर्स को आफ्टर द फ्रेशर्स, हम यहाँ पे सर मैम बॉस जो बाकी कॉलेज में होता है, हम राइट। ऐसा कुछ बुलाते नहीं है। अच्छा। मतलब काफी काफी फ्रेंडली एंड ओपन सा है इधर। सो लाइक हम्म। इफ इवन इफ ही इज एन इंटर्न, हम उन्हें नाम से ही बुलाते थे। अच्छा। दिस इज वेरी गुड गुड। हम्म। राइट। तो एक सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है, मेरे लिए भी है और जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए भी है, कि जो डाइसेक्शन हॉल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब स्टूडेंट पहली बार जाता है उस हॉल में, तो वो एक्सपीरियंस आप इलैबोरेट कर सकते हैं? तो ऐसा रहता है, फर्स्ट टाइम हमारा ग्रॉस एनाटमी हमें एक वो दिया जाता है, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमन डेड बॉडी समझ लीजिए। तो करेक्ट। उसका काफी बच्चों में खौफ रहता है। सो वो कहते हैं, मतलब कुछ सीनियर्स ने मुझे कहा था कि देखते हैं कितने बच्चे बेहोश होते हैं, तुम्हारे बैच अच्छा। में कितना काउंट होगा। बिकॉज यूजुअली पीपल डू, मतलब एक दो तो फेंट हो ही जाते हैं। हम बिल्कुल न्यू हैं, हमें एक मतलब ऐसे बॉडी दी गई है डाइसेक्शन के लिए। एंड द स्मेल ऑफ फॉर्मेलिन, वो भी काफी पंजेंट स्मेल रहती है। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है एंड बिल्कुल न्यू रहते हो, एंड बच्चों ने इतना मूवीज में देखा होता है, तो सबको क्यूरियोसिटी इट्स एट नेक्स्ट लेवल। तो जाने का क्रेज वहाँ, मतलब लकीली हमारे बैच में कोई भी फेंड नहीं हुआ था। एवरीबॉडी सर्वाइव्ड ऑन द फर्स्ट डे। एंड फिर वो धीरे धीरे हैबिट में प्रैक्टिस में आ जाता होगा। हाँ 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 हाँ। राइट राइट, वाओ। डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब इतना हमें मूवीज वगैरह से देख के लगता है, तो सबको एक्सपीरियंस करना होता है। फर्स्ट डे वही क्यूरियोसिटी आपके सामने रखी होती है बॉडी, फिर तो धीरे धीरे आप डाइसेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो राइट। यू गेट यूज टू इट। राइट। ठीक है। अब पार्थ, आप हमें ये बता सकते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में फेस्ट कैसे रहते हैं? जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपना कल्चरल फेस्ट तो रहता ही है, एक टेक्निकल फेस्ट हो जाता है, स्पोर्ट्स फेस्ट हो जाता है, तो मेडिकल कॉलेजेस में कैसे फेस्ट रहते हैं? मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली वी डोंट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल पॉपुलेशन। हमारा जो कम्युनिटी है वो इतनी बड़ी नहीं है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग। सो अभी तक जैसे आपके वेरियस फेस्ट होते हैं, यहाँ पे पल्स होता है, ऑर्गेनाइज बाय एम्स न्यू दिल्ली ओनली, एंड इट्स वन ऑफ द इट्स आई थिंक बिगेस्ट फेस्ट इन द मेडिकल सोसाइटी इन ट्रू। साउथ ईस्ट एशिया। एंड अभी काफी टाइम तक, मतलब रिसेंटली दो चार फेस्ट होते हैं कॉलेजेस में, दूसरे कॉलेज में, बट अभी भी ये पल्स जो होता है हमारा एक ऐसा इवेंट है जो सारे मेडिकल कॉलेजेस इंडिया का एक तरह से यूनाइट करा देता है। वो जो 7 डेज रहते हैं, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक आई हैव सीन फ्रॉम वेस्ट ऑफ द राजस्थान टू लाइक आसाम, गुवाहाटी वगैरह, वहाँ के कॉलेजेस के बच्चे भी आते हैं। सो पूरा एक, मतलब सारे इंडिया के कॉलेजेस के बच्चे आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड ये 7 डेज एक्चुअली काफी अच्छा होता है। लाइक इट्स अ कल्चरल फेस्ट कैसा रहता है? इट्स अ कल्चरल फेस्ट मेनली, स्पोर्ट्स इवेंट साइड बाय साइड चलते रहते हैं। एंड एज वी आर मेडिकोज वी कांट गेट रिड ऑफ स्टडीज, तो हमारे स्टडी वाले इवेंट्स क्विजेज ये भी चलते ही रहता है। राइट राइट। ठीक है, तो मतलब काफी हैपनिंग सी लाइफ रहती है मेडिकल स्टूडेंट की भी, पढ़ना तो पड़ता ही है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, जूनियर सीनियर इंटरेक्शन भी है, काफी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस करने को मिलता है।
हम्म। ग्रेट ग्रेट। तो अच्छा, एक जैसे अब आप फाइनल ईयर में हैं? मैं इंटर्नशिप चल रही है इंटर्नशिप। मेरी, इट्स अबाउट टू गेट ओवर, राइट। सो आई विल बी अ ग्रेजुएट। ओके ओके ओके। तो एक जैसे अगर एक किसी स्टूडेंट ने एक बहुत अच्छे कॉलेज से, जैसे एम्स दिल्ली हो गया अपने, और जो भी दिल्ली के टॉप कॉलेजेस हैं वहां से अपनी यूजी करी है, तो पीजी के लिए जो हम्म। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलता है एक अच्छे कॉलेज का? डेफिनेटली। टिल नाउ ऐप बेस्ड लर्निंग का इतना वो नहीं था, मतलब इतना इट्स वाज नॉट फेमस। सो जो भी आपके मेजर कोचिंग सेंटर्स हैं, दे आर ऑल बेस्ड इन दिल्ली। सो आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, लाइक यू आर इन मौलाना, एम्स, वर्धमान महावीर, और LHMs, लेडी हार्डिंग। सो यू हैव ऑब्वियसली यू हैव अ बेनिफिट कि आप दिल्ली में हो अपने, थ्रू आउट योर 5 year कोर्स यू कैन अटेंड वेरियस सब्जेक्ट क्लासेस। तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया, कोई बच्चा बाहर से आके पढ़ रहा है, आप दिल्ली में ही पढ़ रहे हो, सो तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर योर पीजी प्रिपरेशन। एंड मतलब फिर आपको एनवायरनमेंट काफी अच्छा मिलता है, मतलब एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, स्टडीज तो काफी अच्छी है, एकेडमिक्स काफी अच्छे हैं, कॉलेज का एनवायरनमेंट तो काफी स्टूडियस सा मिल ही रहा है। साथ में आपको बाहर कोचिंग लेनी है तो वो भी काफी आपको फ्रूटफुल रहता है, अ, हर एंगल से। दिल्ली में रहना, अच्छे कॉलेज से पढ़ना, एंड अगर कहीं बाहर भी जाना चाहते हैं तो जैसे US जाना चाहते हैं, UK जाना चाहते हैं, सो जैसे आपको होता है इंजीनियरिंग में यू हैव एलुमनाइज। राइट। So alumni are settled there. They are like professors in very esteemed universities there, so they can help you if you are from a good college. वो काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है कि a student from our alma mater is coming to US, so काफी अच्छा एक बॉन्ड सा डेवलप हो जाता है, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है आगे तक के लिए। राइट राइट राइट। तो पर आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं? I'm planning to pursue my post graduation in US, in internal medicine. I wish to do my residency there. बाकी फिर आगे तो अब देखते हैं। राइट राइट राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। एंड एक गोल्डन टिप आप क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट को जो भी प्रिपेयर कर रहा है, जो 11th में है, 12th में है, ड्रॉप कर लिया है उसने, उसके लिए गोल्डन टिप एक आपकी तरफ से क्या रहेगी? लाइक आई ऑलवेज से दिस लाइन ओनली कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एवरी टाइम। आप कैसे भी थे 10th से पहले या 11th के एंड में, हार्ड वर्क इज द की टू द सक्सेस। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट शार्प है वो ही आगे निकलेगा। 2 years की रेस है, मतलब कांस्टेंट एफर्ट्स करने हैं। थोड़े आएंगे डेज जब मोटिवेशन भी डाउन जाता है, इट्स ओके, सबके आते हैं, बट कांस्टेंट एफर्ट्स रखने हैं। बहुत लंबी रेस है, आगे भी जानी है, ये तो अभी स्टार्टिंग फेज है। 2 years मतलब गिव योर बेस्ट एफर्ट्स एंड लीव एवरीथिंग असाइड। 2 years जस्ट फोकस, यू हैव ओनली 4 सब्जेक्ट्स पे तुम्हें फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ट्रू ट्रू ट्रू। तो आई होप यार ये सेशन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी बच्चों को, एक पूरा आइडिया लगा होगा कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कॉलेज लाइफ क्या होती है। सो थैंक यू पार्थ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड ऐसे ही यार सेशन अगर फ्यूचर में पॉसिबल होगा तो बिल्कुल वापस करेंगे। थैंक यू पार्थ, थैंक यू पार्थ फॉर ज्वाइनिंग। डेफिनेटली।